मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम अभय कृष्णन जी भी भावनगर गुजरात से आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। अभय कृष्णन जी आपका स्वागत है। एंड बाशवी किरो, आपका 2 सप्ताह से प्रोग्राम पेंडिंग है, हम लोग आपका प्रोग्राम रखेंगे। और ये अब मैं अपने प्रसाद साहब से एक लाइन से खाली उनको शुरू करवाने के लिए आमंत्रण देने का निवेदन करूंगा। हर्ष जी ग्रेट इकोनॉमिस्ट, यंग इकोनॉमिस्ट वो भी आ गए। हर्ष जी का स्वागत है। हर्ष जी आपका स्वागत है। हर्ष जी, तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। अब बहुत दिन हो गया आपसे पे, तो लेट अस रिक्वेस्ट आवर guest Prasad Saab to say some blessing words and allow Mr. Dr. Umar Shankar ji to speak. No, तो हाँ सर, आप आदरणीय उमा शंकर जी का या हाँ सर मेरा हाँ जी हाँ देखिए आदम, बहुत ही खुशी का दिन है कि बहुत दिनों के बाद उमा शंकर जी से इस फोरम पर मुलाकात हो रही है। बहुत इंतजार था उनकी बातों को सुनने से। बहुत ज्ञान तो बढ़ता ही है और अपनी जवाबदेही का आभास होता है। जिस जवाबदेही पे हम ऐसा लगता है कि हम लोग सब के सब, सारा देश भी नहीं, सारा विश्व ही इसको समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। और कुछ अनहोनी घटनाओं का होने का संकेत मिलता रहता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये पृथ्वी बहुत ही लंबे इसका जो जीवन है, बहुत ही लंबा जीवन है। लेकिन कभी कभी ऐसा डर लगता है कि इतने लंबे जीवन का अनायास इसके ऊपर कोई विपत्ति इतनी बड़ी नहीं आए। ऐसा लगता है कि इस तरह की विपत्ति आने में संभावना तो है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो संभावना ना आए, वो संभावना हमारे मन से निकल जाए, तो तभी संभव हो सकता है। जबकि हम विपत्ति के आने के कारणों के बारे में भी चर्चा की शंकर जी ने, कि यहाँ तक कि वो वायरल इश्यूज को भी जोड़ के देखते हैं क्लाइमेट कंट्रोल से। और मैं मानता हूँ कि ये इसमें सच्चाई होगी। तो मैं बड़े दिल से, हार्दिक दिल से निवेदन करता हूँ कि आप शंकर जी अपनी बात का शुरू करें और हम लोग सब लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, प्रणाम सर। और आपका आशीर्वाद मिला, हम लोग को मिलता रहे। उमा शंकर जी आप अपना शुरू करें। ठीक है, थैंक यू बहुत बहुत। आप सर खौरी सर, आप आराम से लेट जाइए। आप बैठे ना, दिक्कत होगी। आप आराम से लेटिए क्योंकि आपको इश्यूज है। तो आप वीडियो भी ऑफ कर लें क्योंकि आप सुनिएगा तो काफी आराम से। सुनने में तो हमारे बड़ी इच्छा है। जी। विनय शुक्ला जी, आप वीडियो पे आ सकते हैं क्या? एक आदमी कोई वीडियो पे रहे तो देखने में, थोड़ा सुनने में और देखने में, बोलने में अच्छा रहेगा। थैंक यू गिरीशा, थैंक यू। ऐसा है कि आज का जो अमिताभ जी ने एक आदेश दिया था कि चीता के बारे में कुछ कहा जाए, तो भारत सरकार ने इस पूरे योजना को लिखा है
रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता। तो मैं कभी कभी सोच रहा था आनंद जी की रीइंट्रोडक्शन का मतलब तो इंग्लिश में ये होता है कि पहले था फिर हम उसको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मतलब होता है। तो जो रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता है वो ऐसा है नहीं। इसका अगर मैं होता भारत सरकार में तो मैं लिखता इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। द रीजन भी इंडिया में जो अंतिम चीता था वो 1952 में था। 1952 में द लास्ट चीता वाज shot dead in a place called कोरिया, presently situated in छत्तीसगढ़। उस समय मध्य प्रदेश रहा होगा। अभी जो चीता लाया गया है वो 3 जगह से लाया जा रहा है, नामीबिया, केन्या और साउथ अफ्रीका। जो जेनेटिकली, झा सर, विद्यानाथ झा सर इसको अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज वो जेनेटिक्स के स्टूडेंट रह चुके हैं। जेनेटिकली ये डिफरेंट है। इसके 136 बेसिस इन डीएनए इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड इन इंडिया। मतलब ये एक अलग प्रजाति है। जब अलग प्रजाति है तो इसका मतलब इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन टू इंडिया, मतलब इंडिया में उसको हमने लाया, हमने इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले तो मेरा एक ये नोट ऑफ डिफरेंस। अगर चीता का जोशी जी देखा जाए वर्णन, तो चित्रिका एक संस्कृत का शब्द है जिससे चिता बना है। इसका मतलब ये लगता है, चिता इंग्लिश वर्ड भी है, इसका मतलब ये है कि चिता हमारे समाज में, हमारे परिवेश में घुला मिला था, हमसे नया नहीं था। तो जब मैं देख रहा था इसके इतिहास को तो मैंने देखा क्या कि ये तो करीब 2000 से 2500 बीसी में चीता था और उस समय इंडिया के हर एक पार्ट में, हर एक स्टेट में चीता था। इसका मतलब ये भी हुआ कि चीता वॉज नॉट न्यू टू द इंटायर इकोसिस्टम। चीता का ये हालात, इसके हालात ऐसे थे आनंद जी कि बड़े बड़े राजा महाराजा चीताओं को पालते थे, डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे आज आप डॉग्स को करते हैं, क्योंकि उनको शिकार का शौक होता था। तो जब वो जंगल जाते थे तो जंगल में वो चीता को छोड़ देते थे, तो चीता वो चिंकारा को, एंटीलोप को मार लेता था और ये राजा साहब फिर जाते थे, उस चीता का गर्दन काट लेते थे, चिंकारा का, और फिर उसको ले आते थे और अपने घर में जश्न होता था, मीट खाते थे उसका। ये तो इसका परिवेश। फिर अचानक ये कैसे समाप्त हो गया, ये मेरे समझ के परे है। तो जब मैं इस पे थोड़ा और रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगा कि चीता समाप्त होने का क्या मतलब होता है हमारे इकोसिस्टम से। देखिए सर, ऐसा है हर्षवर्धन जी, शायद अगर मुझे ठीक ठाक याद है तो आप यूपीएससी दे रहे थे और आपने कुछ सवाल भी पूछे थे मुझसे। कोई भी एनिमल, अभी प्रसाद सर से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा आनंद गिरी जी कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा लोग मरने वाले हैं ऐसे बीमारियों से जिस बीमारी की दवा नहीं है, और वो बीमारियां आएंगी कहां से? तो वो जंगलों से आएगी, क्योंकि जंगलों को काट रहे हैं हम। तो जंगल में जो वाइल्ड लाइफ है वो वाइल्ड लाइफ अब ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच आ रहा है, और उसमें कितने तरह के वायरस हैं और बैक्टीरिया है
ये हमको पता नहीं। तो आने वाले समय में जैसे कोविड एक बीमारी है, एक वायरस है जो वुहान से लोग बताते हैं, क्योंकि इस पे तो कोई चाइना तो किसी को अपने कंट्री में रिसर्च करने देता नहीं, वो खुद करेगा, दूसरे को घुसने नहीं देता। इस वजह से चाइना को हम कहते हैं आयरन कंट्रीज। वहां से कोई समाचार भी आपके पास नहीं आए। तो ये वुहान में जो कोविड के वायरस थे वो निकले, कैसे निकले? जब मैं इस पे भी रिसर्च कर रहा था तो देखा आनंद जी क्या कि 2017 से लेकर, पहले बता दूं, वुहान इवाइंडो रिवर पे, यांगते रिवर पे है, और वो रिवर के बगल में है, और ये करीब 2017 से 20 के बीच में 47,000 वाइल्ड लाइफ को स्लॉटर किया गया, खाया गया, काट के खाया हो, क्योंकि करीब 70% फॉरेस्ट को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और वहां पे बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े बिल्डिंग, अगर चाइना को आप देखिएगा गूगल में या टीवी पे तो ऐसा लगेगा कि अमेरिका को भी बीट कर रहा हो, इतना उसका डेवलपमेंट है। एक एल बासम की बुक है हिस्ट्री की, द वंडर दैट वाज इंडिया, आप पढ़िएगा कभी, हम लोगों ने सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई की थी। वो कहता है कि देखो सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल तरीके से उसने डिफाइन किया था, व्हाट यू आर इज कल्चर, व्हाट यू आर इज कल्चर एंड व्हाट यू हैव इज सिविलाइजेशन। आपके पास बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, बड़े पुल, बड़ी सड़कें, आप कहेंगे बहुत उन्नत सिविलाइजेशन है, जैसे हड़प्पा का था कभी। और व्हाट यू आर, आप कितने विनम्रता से बात करते हैं, अपने से बड़ों को कितना इज्जत करते हैं, समाज में एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है, इन चीजों को अगर हम करते हैं, ये आपका कल्चर है। यही डिफरेंस है दोनों में। तो चाइना में जो ग्रोथ हो रहा है उसका इंपैक्ट वाइल्ड लाइफ पे आया, और वाइल्ड लाइफ का नतीजा था कि हम कोविड से गुजरे। और कोविड से क्या गुजरे कि हमारी इकोनॉमी -23% जीडीपी की नीचे हो गई, -23%। आप सोचिए कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे, इस पे अलग से बात की जा सकती है। तो जब चिता की बात आ रही थी तो फिर मैंने देखा कि भाई चिता अभी क्यों इंट्रोड्यूस किया होगा, कोई कारण होगा। तो एक नाम आया, जफर फतेह अली। ये इंदिरा गांधी के बड़े करीब थे, और इंदिरा गांधी को इन्होंने समझाया कि मैडम आप चिता को इंट्रोड्यूस करिए। भारत सरकार ने ईरान को पत्र लिखा कि आप चिता दीजिए। ईरान एशिया का पार्ट है, सेंट्रल एशिया का पार्ट है, तो कम से कम हमारे पास वो एशियाटिक क्रोमोसोम या डीएनए या जेनेटिक मेकअप कम से कम एशिया का है, एशियाटिक है। और केन्या को भी कहना, केन्या ने मना कर दिया, ये नहीं देंगे हम। एक वक्त 90% एनिमल्स में चीता ज्यादा था, और आज सिर्फ 7,100, सिर्फ 7,100। तो जब ये पत्र लिखा गया तो तय किया गया कहां पे इसको लाया जाए, कहां पे रखा जाए। तो तय हुआ कि ठीक है, इसको गुजरात में रखा जा सकता है। उस समय बॉटनी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे जिनका नाम था डॉक्टर टीएन खुसू, झा साहब जानते होंगे, बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट थे, और इंडिया में बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट उस समय बड़े बड़े, सबों ने इसका विरोध किया और कहा कि मैडम ये गलत हो रहा, आप चीता मत लाइए। उन्होंने बताया कि इससे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। गिरी जी, पुराने समय में कुछ नेताओं की बात अलग थी, वो टेक्निकल लोगों की बात समझते थे, सुनते भी थे और करते भी थे। इंदिरा गांधी मर गई, लेकिन उन्होंने चीता को
फिर इंट्रोड्यूस नहीं किया। आप वीडियो से चले गए गिरी साहब। तो वो खत्म हो गया। फिर ये 2009 में फिर इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया गया। और रिवाइव करने वाला कौन था उस समय? कांग्रेस। कांग्रेस में कौन थे उस समय? जयराम रमेश, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी रहा होगा। अजीब सी विडंबना है भारतीय राजनीति की, इसकी तासीर अजीब सी है। कांग्रेस जो करेगी बीजेपी उसका विरोध करेगी, बीजेपी जो करेगी कांग्रेस उसका विरोध करेगी। अब इसी कार्यक्रम को जब बीजेपी ने किया, उस समय बीजेपी इसका विरोध कर रही थी कि आपको नहीं लाना चाहिए चीता। 2009 की बात कर रहा हूं। और अभी कांग्रेस विरोध कर रही है कि आप गलत किया है। तो कहीं ना कहीं एक समग्र रूप से इसका चिंतन आवश्यक है। क्या टेक्निकली इंडिया में अभी चीता लाने की आवश्यकता है, लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता? दो 2004 में जूनागढ़ के जू में 4 चीता लाए गए और 2013 में सारे मर गए। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन आ रहा था कि ये इकोसिस्टम को सूट नहीं करता है। लेकिन हम लोग बात तो मानते नहीं ना, किसी की बात नहीं मानते। तो 2009 में जो उस समय आई गई बात खत्म हो गई। इसी बीच क्या हुआ कि इस आइडिया को फिर रिवाइव किया गया और मौजूदा सरकार ने कहा कि एक इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाए। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? तो भारत सरकार के पास एक टेक्निकल बहुत ही शानदार इंस्टीट्यूट है, वो देहरादून में है। उस इंस्टीट्यूट को कहते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। शुक्ला जी आप आ जाएं वीडियो पे। मैं ऐसा लग रहा है बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन से बात कर रहा हूं। शुक्ला जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हाँ आवाज आ रही है आपकी। हाँ ठीक है। तो फिर WII ने इसको एक बनाया और इन्होंने ये कहा कि शुरुआती दौर में 3 साइट्स इन लोगों ने चुने, बाद में 6 साइट्स हो गए। अब देखिए, ये जब रिवाइव किया गया इस प्रोजेक्ट को, तो इसका हम आपको ये बताते चले कि किसी भी वाइल्ड लाइफ के लिए सर, झा सर आपसे बहुत ही, आप चूंकि आप बहुत ही प्रकांड विद्वान व्यक्ति हैं, किसी भी वाइल्ड लाइफ के लिए पेड़ का होना आवश्यक नहीं है, जंगल का होना आवश्यक नहीं है सर। किसी भी वाइल्ड लाइफ के लिए जंगल का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट के इकोसिस्टम का होना आवश्यक है। किसी भी वाइल्ड लाइफ के लिए ग्रासलैंड का होना आवश्यक है, क्योंकि जानवर अगर एक कार्निवोर है तो वो हर्बीवोर को खाएगा। हर्बीवोर घास ही तो खाएगा, वो पेड़ के ऊपर चढ़ के तो पत्ते खा नहीं सकता, गिरे हुए पत्तों को तो खा ही नहीं सकता। तो उसके लिए ग्रासलैंड का होना बहुत आवश्यक है। तो ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का एक रिपोर्ट भारत जारी करता है, भारतवर्ष, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR, जो भारत के इंडिया के करेंट फॉरेस्ट स्टेटस को बताता है। हमारा फॉरेस्ट बढ़ रहा है, पता नहीं कितना बढ़ रहा है। अब मैं रिजर्वेशन मांगते, क्योंकि मैं फॉरेस्ट सर्विस से आता हूं, बैकग्राउंड हमारा फॉरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन ग्रासलैंड कम हो रहा है। एक एग्जाम्पल बता दूं, एक स्टडी किया गया था
2005 से 15 के बीच में इंडियन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट इंडिया का जो भी फॉरेस्ट है उसके बीच का जो ग्रासलैंड है वो 31% श्रिंक कर गया। एक बॉन एग्रीमेंट हुआ था 2011 में। बॉन एग्रीमेंट में ये कहा गया था सर कि 2030 तक हम 350 मिलियन हेक्टेयर वृक्षारोपण करेंगे। 350 मिलियन वृक्षारोपण करेंगे। देखिए हमारे क्या होता है, टारगेट हंटिंग होता है आनंद जी, टारगेट दिया जाता है, वो शुरुआत से है। अगर आपको याद होगा तो वो इमरजेंसी के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम होता था जिसमें टारगेट होते थे, इतने नसबंदी आपको करने हैं, इतना इस विभाग को करना है। वी आर टारगेट हंटर्स। तो 350, थोड़ा सा सिर्फ अपना साउंड बॉक्स म्यूट कर लें, आवाज भी थोड़ी आ रही है। ओंकारनाथ सर म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ओंकारनाथ सर, हाँ हाँ, तो क्या हुआ कि टारगेट हंटिंग होती है, तो पूरे वर्ल्ड के लिए कहा गया कि 350 मिलियन हेक्टेयर हम ग्रीनिंग करेंगे, मतलब पौधा लगाएंगे। इंडिया का जो टारगेट आया वो करीब 26 मिलियन हेक्टेयर का था। तो जितने ग्रासलैंड थे सब में इन लोगों ने पौधे लगाने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि ग्रासलैंड कम हो गया आपके पास। तो ग्रासलैंड अगर कम हो जाएगा तो जो प्रे बेस है, मतलब प्रेडेटर है, एक खाने वाला टाइगर, चीता, लेपर्ड, और जो जिसको खाता है वो प्रे हुआ, जैसे सांबर, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, इनकी संख्या कम होने लगी। जब इनकी संख्या कम होगी तो जो प्रेडेटर का बेस है, जो प्रेडेटर है उसकी संख्या अपने आप कम हो जाएगी। जो खाना नहीं तो फिर मरेगा वो। इसको कहते हैं फूड पिरामिड। और यही हुआ। अब हम कूनो में आते हैं। देखिए कूनो का जो पूरा प्रोजेक्ट है, अगर हमको ठीक ठाक याद है तो ये 17 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था। मतलब उस दिन कूनो को छोड़ा था, कूनो में चीता को छोड़ा था। इसमें क्या किया गया कि 347 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिया गया। उसको करीब वो 12 किलोमीटर लंबा और 9 फीट करीब ऊपर एनक्लोजर बनाए गए, 8 एनक्लोजर बनाए गए। और उस 8 एनक्लोजर में चीता को रखा गया, जो चीता बाहर से आ रहा। इस बात को समझिए, वो इसलिए रखा गया कि जो बाहर से आ रहा है वो एक्लेमेटाइज होगा, यहां के वातावरण से अपने आप को अडॉप्ट करेगा, अडॉप्टेशन होगा, एक्लेमेटाइजेशन होगा। और कूनो का जो एरिया था उसमें जितने भी लेपर्ड्स थे, जिनकी संख्या करीब 60 से 90 है, उनको कॉलर किया गया जीपीएस लगा के, कि उसका मूवमेंट पता चलेगा कि वो कहां जा रहा है। और चीता को स्पेसिफिकली जेंडर सेपरेशन किया गया, मेल को अलग, फीमेल को अलग। मेल को इसलिए अलग किया गया, फीमेल को इसलिए अलग किया गया, जब दोनों चलते हैं तो सूंघते हुए चलते हैं एक दूसरे को, तो उससे लाइकनेस पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये इसका अंदाजा चलता है। पसंद करते हैं तो फिर आप उसको वाइल्ड में छोड़ देते हैं और उनमें मेटिंग होता है, फिर बच्चे होते हैं। तो ये प्रोसेस किया गया। और जब ये हो जाता उसके बाद इनका जो 3200 स्क्वायर किलोमीटर, 3200 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है जंगल, उसमें इसको छोड़ देंगे। ये
बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरे कुनो नेशनल पार्क। आप इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि डिटेल में हमारा और आपका समझना आवश्यक है कि कहां हम गलती कर रहे हैं सर। अब देखिए गलती कहां पे हो रहा है। जब 1952 में पहली बार अंतिम बार उसको जो मारा गया अंतिम चीता को, उस समय बहुत बड़ा ग्रासलैंड था। अब वो ग्रासलैंड नहीं है, अब वो वुडलैंड में बदल गया। मतलब वहां पे ट्रीज आ गए। तो जब ट्री का कैनोपी होता है, कहते हैं ना बरगद के नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं होता, आप लोगों ने सुना होगा कहावत है, तो उसके नीचे घास होगा नहीं। जब ट्री का कैनोपी होगा, सनलाइट मिलेगा नहीं, तो नीचे का घास होगा नहीं। दूसरा क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ गया। अब आज का जो समर टेम्परेचर है वो 48 डिग्री सेल्सियस का है कुनो में। उस समय टेम्परेचर 40 के नीचे था। जो लोएस्ट टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस है और उससे भी कम हो जाता है। और जो समर टेम्परेचर है मैक्सिमम 38 है, मिनिमम मैक्सिमम 48 है, मिनिमम 38 है। और जो फॉरेस्ट के टाइप्स हैं, एक बहुत बड़े फॉरेस्टर हुए ओंकारनाथ जी। एक जो फॉरेस्टर, उनका नाम था चैंपियन सेठ। हम चैंपियन सेठ को ऐसे कहते हैं कि वो एक माइलस्टोन फॉरेस्टर था। उसने पूरे फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया। अब देखिए मैं बताता हूं आपको कहानी। उन्होंने पूरे कुनो के फॉरेस्ट को 6 भागों में बांटा। मैं पहले कह रहा हूं गिरि जी कि कुनो के लिए ग्रासलैंड का होना बहुत आवश्यक है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत टेक्निकल चीज है, बट इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी विद्वान लोग हैं, समझना चाहिए। पहला फॉरेस्ट टाइप था नॉर्दर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। आप इतना ही समझ लीजिएगा, फॉरेस्ट है। दूसरा साउदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी फॉरेस्ट है। तीसरा एनोगिसिस पेंडुला फॉरेस्ट, एक प्रजाति है एनोगिसिस, जैसे कि साल हुआ, जामुन हो, इसी तरह एनोगिसिस नाम है, मतलब ये भी फॉरेस्ट है। उसके बाद है बॉस्वेलिया फॉरेस्ट, ये भी एक फॉरेस्ट है, देखिएगा। और उसके बाद है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको पलास कहते हैं, ये भी एक फॉरेस्ट है। उसके बाद से ड्राई सवाना फॉरेस्ट ग्रासलैंड। अब आइए देखिए, सिर्फ एक ग्रासलैंड है, एक ग्रासलैंड है, एक ग्रासलैंड का वर्णन आया। मतलब कहने का मतलब है कि जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि ग्रासलैंड होना चाहिए, उसके लिए ग्रासलैंड मिल नहीं रहा, एक ग्रासलैंड दिखाई पड़ा। उसके बाद ट्रॉपिकल रिवराइन फॉरेस्ट है, मतलब कि ये भी फॉरेस्ट है। रिवर के बगल का जो फॉरेस्ट होता है, जिसमें कि शीशम के पेड़ होते हैं, उसको रिवराइन फॉरेस्ट कहते हैं। शीशम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैं इतना मान के चलता हूं कि इतना अवेयरनेस फॉरेस्ट का होगा। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था सर, तो मुझे लगा कि मुझे ये देखना चाहिए कि उसमें जो ये ग्रासलैंड है वो कितना है। तो पता चला कि वो ग्रासलैंड 12,000 हेक्टेयर है बस। याद रखिएगा ये फिगर, अभी इस फिगर को मैं बार बार कहूंगा, 12,000 हेक्टेयर ग्रासलैंड। अब दूसरा मैं देख रहा था कि इसमें कौन कौन से घास की प्रजातियां हैं। तो इसमें 3 प्रजातियां मुख्यतः है। पहली प्रजाति है डेस्मोस्टैकिया, एक टेक्निकल नाम है। दूसरा नाम है थिमेडा, टेक्निकल नाम है, याद करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा नाम है सेंक्रस। सर ये तीनों घास जानवरों के खाने वाला नहीं है, इसको चराई कहते हैं।
जो कि जानवर जो प्रे होगा ये तीनों घास नहीं खा सकते। उसमें क्या है, ट्री स्पीसीज का नाम देख लीजिए, खैर जिसे कत्था बनता है। एक ट्री होता है एकेसिया कटेचू, एक खैर बड़ा महंगा प्रजाति है, फॉरेस्ट में सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए होता है, साले जंगल से काट के ले जाते हैं कत्था वाले, बहुत महंगा बिकता है, बड़ी तस्करी होती है इसकी। दूसरा पेड़ है करघई, तीसरा पेड़ है बोस्वेलिया जिसको कि सलाई कहते हैं, तेंदू जिसे बीड़ी बनता है, डायस्कोरस, और चौथा है पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये पेड़ है। अब देखिए सर, उसमें मैं जब रिसर्च कर रहा था तो देखा कि जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं। जानवर जो पाए जाते हैं सर, ग्रे वुल्फ एक भेड़िया, चौसिंगा 4 सिंग वाला जो एक एंटीलोप है, स्वॉथ बेयर जिसको कि आप जंगली भालू कह लीजिए, हाइना, चीतल, वाइल्ड पिग, खरगोश, चिंकारा और नीलगाय। अब सर आनंद भाई, मैं जब देख रहा था कि एक चीज और बता दूं कि जो चीता है इसका जो बॉडी वेट होता है वो 21 से 60 केजी होता है, 21 से 60 केजी। अब आप एक चीज बता दें सर, 21 केजी का एक आदमी 200 केजी के आदमी को मार सकता है? संभव है? अब इसमें उमेश जोशी जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। अब उसके लिए प्रे कौन कौन सा है वहां पे? सांबर जिसका वजन है 180 केजी कुलों में। इसका मतलब उसको नहीं खा सकता, वो सर नहीं खा सकता, मार ही नहीं पाएगा। दूसरा है नीलगाय, इसका वजन है 288 केजी, करीब करीब 300 केजी, नहीं मार सकता। उसके बाद है वाइल्ड पिग, इसका वजन है 75 से 110 केजी, इसको भी नहीं मार सकता। और इसके अलावा पिग का जो स्किन होता है वो काफी मोटा होता है। उसके बाद है चिंकारा, इसका वजन है 23 केजी, इसका मतलब चिंकारा को मार सकता है। और चीतल दूसरा, इसका वजन होता है 36 केजी, इसमें भी ट्राई कर सकता है। उसके बाद मैं देख रहा था कि इस चीता को, झा सर आप सुन रहे हैं मेरी बात ना? झा सर, झा सर, डॉक्टर वीएन झा से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। सुन रहे हैं सर, कई लोग सुन रहे हैं। ठीक है सर। उसके बाद मैं देख रहा था कि उस कुनू में कितना अवेलेबिलिटी है, क्योंकि प्रेडेटर है, प्रे भी है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ग्रास लैंड 12,000 हेक्टेयर मैंने कहा था, मतलब 120 स्क्वायर किलोमीटर, एक चीता को गिरी सर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाहिए एक चीता के लिए, समझ रहे सर? और मेल फीमेल के लिए करीब 725 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए। उसका टेरिटोरियल एनिमल है, उतना एरिया एक फीमेल चीता को रहने के लिए चाहिए। इसका मतलब जब मैंने चेक किया कि उस एरिया में कितना जानवर किस प्रतिशत में है, तो देखिए चीतल जो है वो 69.36, मतलब 69.36 चीतल पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में चीतल 69.36 है। और वो चीतल को मार नहीं सकता, मतलब ट्राई कर सकता है, मार नहीं पाएगा क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। सांबर 4.85 सांबर है पर स्क्वायर किलोमीटर, उसको तो मार ही नहीं, उसका वजन 180 केजी, मार नहीं पाएगा। नीलगाय
इसकी संख्या है कूनों में 3.92 स्क्वायर किलोमीटर। इसको भी नहीं मार पाएगा क्योंकि इसका तो वजन, एक नीलगाय का वजन 288 केजी है, मतलब 300 केजी के आसपास मान के चलिए, नहीं मार पाएगा। वाइल्ड पिग ये है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 3.05 स्क्वायर किलोमीटर, इसका वजन है 100 केजी, इसको भी नहीं मार पाएगा। अब आइए चिंकारा, जिसको ये मार सकता है, उसकी संख्या सिर्फ है 0.86। उमेश जी बड़ा ध्यान से सुनिएगा सर, 0.86 मतलब एक से भी कम चिंकारा है 1 स्क्वायर किलोमीटर में। और हमारे पास जो सबसे बड़ा कारण बनता है कि हम 3200 स्क्वायर किलोमीटर है, एक जानवर को चाहिए अगर 100 किलोमीटर, तो हम सिर्फ 32 ही ला सकते हैं, 32 चीता ही रख सकते हैं। हमारा जो प्लान है वो 100 चीता का, 100 चीता का मतलब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड चाहिए। ठीक है सर। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया भी कम है, खाना भी कम है, खाना नहीं के बराबर है। वहां पे 25 विलेजेस थे, उस विलेजेस को हटा दिया गया और उसको फ्रिंज में ला दिया गया कुनो नेशनल पार्क। अमिताभ जी सुन रहे हैं आप हमारी बात? बिल्कुल चाव से सुन रहा हूँ, इतना सुंदर डाटा। उसको फ्रिंज में ला दिया गया। तो जो वो किसान छोड़ कर गए, उनको कंपनसेशन दिया गया। जब वो किसान छोड़ के गए तो उनके खेत जो छोड़े उस पे घास की बजाय उस पे पेड़ आ गए। आप किसी जमीन को छोड़ेंगे ना सर तो पेड़ आ जाते हैं। कारण उसका ये होता है, जो चिड़िया होती है वो जो खाती है, उससे जो बिस्टा होता है उसके फिकल मैटर के साथ बीज आ जाता है, उसे पेड़ आ जाता है। उसके बाद 500 ऐसे जानवरों को उन्होंने छोड़ दिया उसी जगह। हमारे वन विभाग वाले उनको हटाया भी नहीं। दे आर कॉल्ड द फेरल एनिमल्स। उसमें कौन कौन है? गाय है, गाय के बच्चे हैं, बकरियां, बकरियों को तो मार लेगा, गाय को मार नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि ये जो जानवर जो चीता है, हमारे यहाँ बिल्कुल डूज एंड डू नॉट्स क्लियर है। वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को बाहर का खाना देना संगनीय अपराध है, बाहर से खाना नहीं दे सकते। द रीजन भी कि वो क्या खा रहा है पता नहीं है सर आपको। हो सकता है कि वो डिजीज कैरी कर रहा होगा और वो मर भी सकता है। तो वहां पे बेर हो गया, अकेसिया हो गया, शीशम के पेड़ हो गए, और जो ग्रासेस थे वो जो पैलेटेबल ग्रासेस थे जिसको कि हर्बीवोर खा सकता था, जैसे चिंकारा, अब वो खत्म हो गए। तो नतीजा ये हुआ कि ये लोग जो हर्बीवोर है, जो उनका शिकार है, जो प्रे है, वो एरिया छोड़कर बाहर चला गया। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रजनन के लिए गिरी साहब 2 चीज की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल। टू बी वेरी प्रिसाइज, स्पर्म एंड एग। जो चीता है उसकी जो वेरिएबिलिटी है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, वो सबसे कमजोर है, वीकेस्ट ऑफ ऑल कैट फैमिली। इसका जो स्पर्म होता है, उसका जो हेड होता है, स्पर्म पे 2 पार्ट होते हैं, एक उसका हेड होता है, एक उसका टेल होता है। इसका जो हेड है वो डिफॉर्म्ड है, इसीलिए मेटिंग के बाद भी बच्चे होने की संभावना बड़ी कम होती है, नंबर 1। इसीलिए कहते हैं कि इनकी जो ब्रीडिंग होनी चाहिए वो कैप्टिव ब्रीडिंग होनी चाहिए, कैप्टिव। जैसे कि आजकल आप औरतों में IVF का नाम सुना होगा ना, टेस्ट बेबी, और तो कैप्टिव इसमें होना चाहिए, बिकॉज ये जेनेटिकली डिफॉर्म्ड है। दूसरा कि
ये जो चीता लाए गए हैं इनको हम एनक्लोजर में रखे हुए हैं। अभी तक टोटल जितने चीता आए हैं उसमें हमने 12 चीता को ही छोड़ा है जंगल में, बाकी सब एनक्लोजर में रखे हुए हैं। और 12 चीता जिनको छोड़ा है उनको भी बाहर से खाना लाके देते हैं, या अगर वो मारते भी हैं। अभी आप लोगों ने शायद अगर किसी टीवी में या न्यूज़पेपर में, मैं तो पढ़ता ही हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, शायद आपने पढ़ा होगा कि एक किसान एक चीता को पानी पिला रहा था, उसका बहुत ही वो फोटो वायरल हुआ था। इसका मतलब है कि इकोसिस्टम हेल्दी नहीं है। ये चिंतनीय विषय है सर कि किसान उसको पानी पिलाए और खाना खिलाए। ये धर्म का काम नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि बंदरों को खाना मत दो भैया, चिड़िया को खाना मत दो। ये एक इकोसिस्टम के पार्ट है, स्ट्रगल करने दीजिए। हम लोग खाना देके कहते हैं कि हम अपना परलोक सुधार रहे हैं, आप परलोक नहीं सुधार रहे, उनकी जान खतरे में डाल रहे। तो उसी तरह वो किसान जो पानी दे रहा था, तो मैंने डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी। हमने कहा कि इट्स नॉट हेल्दी साइन। 90% जो बच्चे पैदा होते हैं वो मर जाते हैं, और इनमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो 90% से भी कम है। आप ये सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बात। और ये जो चीता का स्पीड है सर, ये स्पीड ही इसके लिए जानलेवा है। एक चीता मैक्सिमम जो दौड़ता है वो 13.7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। एक गाड़ी से भी तेज चल सकता है। और 0 स्पीड से लेके 98 किलोमीटर पर आवर वो सिर्फ 3 सेकंड में पिकअप करता है। इतना शायद वर्ल्ड का कोई कार भी नहीं करता हो। 0 से 98 किलोमीटर पर आवर। और जो दूसरे जानवर हैं जो जिसको खाता है उसका ऑन एन एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर, मतलब उससे तेज दौड़ रहा है। अब क्या होता है कि इसकी जो गति है वो इसके लिए काल बन गया। अब आप ग्रासलैंड है नहीं, अब बस फॉरेस्ट है, वो टकराता है पेड़ से और मर जाता है। आपको पूरा ग्रासलैंड देना पड़ेगा ऊपर, तब जाकर चीता अपनी स्पीड को ले पाएगा। आप सोचिए गिरी जी, अगर आपको दौड़ने के लिए कहा जाए कि आप 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़िए और पेड़ होगा सामने, आप दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। अगर आपकी स्पीड होगी तो आप टकराएंगे उससे, समझे? तो ये मैं कह रहा था कि चीता का जो प्रेफर्ड फूड है वो ब्लैक बक है और चिंकारा है, जो कि कम हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, चिंकारा कुल्लू में 2004 में 4 से 5 चिंकारा पर स्क्वायर किलोमीटर था, 7 में बढ़ गया, वो 6 से 10 हो गया, और 16 में वो 1 से भी नीचे आ गया। 0.9 1 से भी नीचे चिंकारा है। इसका मतलब खत्म हो गया। मैं कभी कभी कहता हूं सर कि हम लोग बार बार कहते हैं कि जुडिशियरी सबसे कमजोर है इंडिया में आज की तारीख। मुझे आज का तारीख मिसेस इंदिरा गांधी का तारीख याद दिलाता है। जुडिशियरी की इतनी बुरी हालत। एग्जाम्पल बताता हूं, जब ये कंसीव किया गया प्रोजेक्ट 2009 में, तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस बेवकूफ ने चीता लाने की बात की, ये संभव नहीं है। यहां पे वास्तव में ये लाना था लायन, कुल्लू में लाना था लायन, गुजरात में गिर फॉरेस्ट में लायन, वहां से लायन आता है। अब इसकी भी एक कहानी है, राजनीति है। हम सभी लोग स्पाइनलेस लोग हैं, अधिकारी तो सबसे ज्यादा ऊपर का बन देखता है और ऊपर का मूड देखता है, उसके हिसाब से बदलता है। तो एक्सपर्ट कमेटी एक बनाई सुप्रीम कोर्ट ने, और एक्सपर्ट कमेटी को कहा कि आप मुझे हर 4 महीने पे रिपोर्ट दीजिएगा। और वो एक्सपर्ट कमेटी 2016 तक एक बार भी मीटिंग नहीं की। रिपोर्ट देने के बाद छोड़ दो सर।
जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किस ने कहा कि यहाँ पे चीता लाना चाहिए, 2020 में इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओके ठीक है, आप चीता को ला सकते हैं एक्सपेरिमेंटल तरीके से, एक एक्सपेरिमेंट होगा। मुझे लगता है कि भाई किस पंडित जी ने आपको कह दिया कि आप अपना मूड बदल दो, एक साइंटिफिक रीजन होना चाहिए, चीता आना है या नहीं आना। ऐसा आप मुझे मेरे चेहरे को देख के आप अपना आदेश नहीं बदलेंगे। और 6 जगह चुने गए, 6 जगह, उसके लंबे 6 जगह के नाम है अलग, और एक्सपर्ट कमेटी ने उस 6 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को सिर्फ 12 दिन में देख लिया। अब संभव है कि एक दिन में कोई आदमी 3200 स्क्वायर किलोमीटर घूम सकता है, देख सकता है, संभव है क्या गिरी जी? लेकिन ऐसा हुआ, सारे रिपोर्ट्स टेबल पे बनते हैं। अगर लेपर्ड को आप देखें तो लेपर्ड में उसके जबड़े में जो ताकत होती है वो 30 करीब 140 केजी पर स्क्वायर इंच ताकत है, और चीता में वो करीब जो 215 केजी पर स्क्वायर इंच ताकत है। लेकिन ये अपने वेट की वजह से मारा जाता है। जैसे एक बॉक्सर है, अगर उसके पंच में ताकत है गिरी जी, आपको मार के गिरा सकता है, लेकिन अगर उसका कद ही छोटा है तो क्या करेगा? ये बात है। अब देख लीजिए क्या होता है। नतीजा ये हुआ कि कूनो में 20 एडल्ट चीता लाए गए, उसमें 17 बच्चे पैदा हुए, मतलब 37 हो गए। 37 में 12 मर गए, 8 एडल्ट मरा और 4 बच्चे मर गए। अब बचा कितना आपके पास? सिर्फ 25 बचे। मतलब कहीं इकोसिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को जब तक आप दूर नहीं करेंगे कोई काम नहीं। आज मुझे जाना है, इसलिए मैं यहीं तक रखना चाहता हूं। इसमें कोई सवाल पूछना चाहे तो स्वागत है। फिर मैं उमेश जोशी जी से अनुमति लूंगा, फिर जैसा भी होगा। सर बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा डाटा आपने दिया और बताया कि किस तरह से चीता का नस्ल खत्म हो रहा है, इकोसिस्टम का बताया, पॉलिटिकल सिस्टम का बताया, और इनर पॉलिटिक्स का भी कितना योगदान है चीता के प्रजाति के नष्ट होने में। आपने इतना टेक्निकल चीज बताया कि उसको दौड़ के शिकार करने की आदत छूट जाती है, पेड़ से टकरा जाता है, उससे मर जाता है। आपने बताया कि किसान पानी पिलाता है, ये बहुत गलत सिंबल है, और आपने डायरेक्टर को चिट्ठी लिखा। इतनी छोटी छोटी टेक्निकल जानकारी आपने दी, और फिर आपने बताया कि इसका आहार कैसे कम होता चला गया, और मतलब इससे ज्यादा वजन वाले जानवरों को ये मार के नहीं खा सकता, और चिंकारा है तो उसकी पॉपुलेशन कम होने लगी और ये भूखे मरने लगा। ये कितना बढ़िया डाटा और कितना सुंदर ढंग से, और अपने ग्रुप के हर एक मेंबर को आकर्षित करके, उनको संबोधन करके, वो समझ पा रहे हैं या नहीं, उनसे फीड ले करके आप पढ़ते चले गए। और नहीं जानते हुए भी हम जैसे मतलब नासमझ लोगों को भी इतना सुंदर सुंदर डाटा मिल गया, जिससे कि फॉरेस्ट ऑफिसर के ग्रुप में भी हम खड़े हो जाएं तो कुछ बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि नहीं ये जानकार आदमी है, और हम कहेंगे कि हमारे गुरु तो उमाशंकर जी हैं, उमाशंकर जी ने हमें सिखाया है। ये हमारे वेबिनार ग्रुप का मतलब ब्यूटी है। समझे गिरी साहब, आप चेष्टा कर रहे हैं, देखा आपने उमाशंकर जी ने किस तरह से एक एक आदमी को बांध के रखा। हमारे बीच में सुबोध कुमार जी भी आए हुए हैं, कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे चीफ स्पीकर के की बेगम साहिबा नाराज हो जाएं,
तो नहीं, आप इनके कोई द्वारा नहीं, अभी 15 मिनट समय है सर, कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो बताइए। क्योंकि उससे खतरा होगा कि हमारे हमारे मेंबर में कमी आ जाएगी, तो फिर हम लोग भी शॉर्टेज से बहुत प्रभावित हो जाएंगे। उमाशंकर जी को हम छोड़ना नहीं चाहते। तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, 15 मिनट का समय है, कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछें। डॉक्टर बाशवी कीरो, आप मतलब फॉरेस्ट के पत्तों से लोगों का इलाज करती हैं और आपने इसमें रिसर्च किया, विद्वता प्राप्त की, उसमें आपने बहुत से प्राइज भी जीते। यू वांट टू आस्क समथिंग? इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, यू प्लीज आस्क। एनी पर्सन हु वांट टू आस्क समथिंग, दे आर फ्री टू आस्क। तो आप पूछे, प्रश्न पूछे। उमा सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी बताई जो हम लोग के जानकारी में था भी नहीं। जो भी टेक्निकल उसकी स्पीड, मैं समझता था कि 60 किलोमीटर का स्पीड बस 98 किलोमीटर। इट्स वेरी गुड नॉलेज सर। जहां तक मैं समझता हूँ भारत सरकार जो कोशिश कर रही है, भगवान से आशा करता हूँ कि कोशिश उनकी कामयाब हो। बट हमारा जो अनुभव होता है, जो प्राकृतिक रहन सहन चाहिए इन जानवरों को, वो शायद ज्यादा दिन टिक ना पाए अगर ये हालत रही तो। क्योंकि जो चीजें उनको चाहिए पनपने के लिए, वो पनपने की जो बेसिक चीजें वो है ही नहीं। फिर भी देखते हैं सर। आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। Thank you very much. I also want to say something. डॉक्टर उमा शंकर को बहुत धन्यवाद। बहुत न्यू इंफॉर्मेशन मुझे मिले चीता को लेकर। आज चीता डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये मैंने अभी देखा। देखिए, मूल बात क्या है कि एक अगर 1000 साल पहले की बात हम करें तो फॉरेस्ट में ह्यूमन एंड एनिमल दोनों साथ रहते थे, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की जो बात है वो इतना जबरदस्त ब्रेक किया है। हम लोग एनिमल और ह्यूमन बीच में डिस्टेंस बहुत है। आप उनको और उसको केयर टेकर की जितनी जरूरत है, जैसे ह्यूमन के चाइल्ड को, किड्स को, बच्चों को, एनिमल्स के को भी केयर की जरूरत होती है। लेकिन क्या मामला, आइनों ने पॉलिटिकल एस्पेक्ट कवर करा है। बीइंग सिटीजन, हम लोग चाहते हैं कि गुड गवर्नेंस, ये गवर्नेंस कोई भी पार्टी का हो, कोई जंगलों से कोई प्रेम नहीं है, किसी भी सरकार को जंगलों से प्रेम नहीं है। अभी देखिए कि आप बोलेंगे एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन पूरा हसदेव जंगल अडानी के नाम कर दिया। तेलंगाना में फॉरेस्ट कट रहे हैं, पूरे मोर पशु पक्षी सब भाग रहे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट को फॉरेस्ट से प्रेम नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आप नहीं देंगे को, चीता को, लायन को, टाइगर को, तो ये सब सर्वाइव करते हैं। प्लान बना रहे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, और टाइगर की प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऑप्शन कमेटी कुछ ऐसी बनी हुई है टाइगर के लिए। मूल बात ये है कि हम लोग फॉरेस्ट को बचा भी रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट को हमारे लिए भी जरूरी है। अगर चीता जिंदा रहेगा तो हम भी जिंदा रहेंगे। तो ये एक जो नेचर का पूरा साइकिल है वो बहुत भयंकर रूप से डिस्टर्ब हुआ है। जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से देखिएगा हर जीव जंतु तबाह है, ह्यूमन भी तबाह है और एनिमल्स भी तबाह है। पानी खाना नहीं है, फॉरेस्ट में उनको जो फूड्स मिलते थे वो भी। तो थैंक यू वेरी मच नमिता सर, वाली चीजों को कवर थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर आपने बताया सर कि ये चीता बहुत तेज दौड़ता है सर, और इसकी शारीरिक संरचना बहुत अच्छी है, और सर कुशल शिकारी भी है ये, और इसमें ये प्रजाति लुप्त हो रही है, मतलब एलिनेट होने जा रही है सर। अब आपसे आपका व्याख्यान बहुत ही प्रभावशाली रहा, बहुत ज्ञानवर्धक है सर। आप ये बताएं कि आपने चीते पे इतनी कैसे अध्ययन किया,
और चूंकि ये तो विलुप्त होने जा रही, हिंदुस्तान में तो थी नहीं, ये तो लाए हैं, पहले थी आजादी से पहले। तो आप ये बताएं सर, आपने ये कैसे प्रस्तुत की इतनी रोचकता से, और दूसरा ये बताएं सर कि जब ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो इतनी कठिनाइयां हैं, इतनी चुनौतियां हैं, तो ये क्यों लाए सर इसको? क्या इतनी विशेष क्या जरूरत पड़ गई थी? और दूसरे, अगर जो कुछ चुनौतियां अगर हम इसको बचा लें, तो एक दो पॉइंट बताएं सर कि इसको हम कैसे बचा लें। तो मेरे 3 प्रश्न हो गए सर कि आपने इतनी तैयारी कहाँ से की सर। दूसरा ये है कि इसको ये चीता यहाँ पे मुश्किल से सरवाइव करेगा, तो ये लाए क्यों? और तीसरे, क्या जरूरत थी? और तीसरे, अगर जो 2 खास चुनौतियां हैं, उसको ये कैसे ओवरकम कर सकते हैं? डॉक्टर उमा शंकर सिंह साहब। सर अनम्यूट कर लें उमा सर। उमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, सॉरी। तो पहली बात सर कि मेरा थोड़ा सा बायोलॉजिकल बैकग्राउंड था, तो इकोलॉजी से मेरा इंटरेस्ट रहा। और दूसरा, जब फॉरेस्ट सर्विस में आया तो एक एक्सपोजर था, तो मैं जब डायरेक्टर नेशनल पार्क बना यहाँ पे लखनऊ में, दुधवा नेशनल पार्क, बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और इकोसिस्टम के बारे में मैं समय की कमी थी बता नहीं पाया, इस वजह से, नहीं तो और भी इसमें बात की जा सकती थी, जैसे जेनेटिक पोल्यूशन की भी बात आ रही थी। तो एक तो उसकी वजह से था, और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं पढ़ता गया। और कूनों के ऊपर मेरा एक मैंने पेपर भी लिखा है, जो कि साइंटिफिक जर्नल है वो, उसमें, जिसको कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैरी किया था, तो इस पे रिसर्च भी किया। अब दूसरी बात ये, ऐसे देखिए, ये कूनों में चीता सक्सीड नहीं करेगा। एक इकोसिस्टम में कोई भी चीज समाप्त होने के लिए समय लगता है, आने के लिए भी समय लगता है, ये नहीं होगा। कूनों में जो एक्सपर्ट कमिटी की जो राय थी, उस, अमिताभ जी आवाज थोड़ा कम म्यूट कर लें आप। उसमें जो राय थी कि इसमें लायंस को लाया जाए। लायंस चीता की तुलना में ज्यादा स्टर्डी है, और एशियाटिक भी नहीं, वो इंडियन जेनेटिक वेरिएबिलिटी के हैं। जैसे गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है, वहां पे लायंस होते हैं, लायंस पाए जाते हैं। और अब उनकी हालत ये हो गई है कि वो डिस्टेम्पर कैनाइन डिजीज से सफर कर रहे हैं। ये क्या होता है सर कि हमारे पास जो एरिया है किसी भी इकोसिस्टम का, वाइल्ड लाइफ का, वो एरिया कम होता जा रहा है, और इनकी संख्या बढ़ रही है। जब संख्या बढ़ रही है तो ये टेरिटोरियल एनिमल है, ये उस एरिया से स्पिल आउट करते हैं। तो बाहर कहाँ जाएंगे? बाहर तो घर बना हुआ है, मेन रोड बना हुआ है, मॉल बना हुआ है। अब मॉल पे तो जाएंगे नहीं, वैसे तो कुछ एक शहरों में भी टाइगर आ गया है। तो ये क्या होता है कि गांव में चले जाते हैं। गांव में जाके वो जो जानवर जो गांव किसान बांधे रहते हैं घरों में, जैसे बकरे हैं, भेड़ है, गाय है, बछड़ा है, भैंसे हैं, उसको वो लायन मारता है। गुजरात में ये बड़ा कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, और किसानों में इसका बड़ा रोष है। तो सर्वोत्तम चीज ये था कि वहां के लायंस को ट्रांसलोकेट करते और ये कुनों में ले आते। चीता का अब हमारे पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, और न ही हमारे पास वो परिवेश है, और न ही हमारे पास वो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है। तो वहां भी कुछ प्रेशर कम हो जाता, और कुनों में भी हमारे पास लायन चले आते। अंतिम बात, जब तक कि हम इनको कॉरिडोर्स नहीं देंगे, कॉरिडोर्स का मतलब ये होता है कि प्रसाद साहब पटना में रहते हैं, अब लखनऊ में एक टाइगर को आना है पटना से, तो पटना से लखनऊ के बीच में हमको फॉरेस्ट का एक कॉरिडोर देना पड़ेगा, भले वो 8 किलोमीटर चौड़ा हो, 5 किलोमीटर चौड़ा हो, तभी वो टाइगर लखनऊ आएगा, लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क में जाएगा, या फिर वो कहीं और जाएगा। तो कॉरिडोर बनाने की जरूरत पड़ेगी, और जब तक हमें नहीं बनाएंगे, हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट या कंजर्व नहीं कर सकते। थैंक यू सर।
बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने भाषण आज रोचक व्याख्यान दिया सर। आप ये बताएं सर कि इसके अलावा भी जो आपने पेपर लिखा, पब्लिश भी हुआ, तो वो अगर आप थोड़ा उसकी कुछ सैलिएंट पॉइंट अगर शेयर करें, तो सर जो लड़के इसमें सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, और इन ओवरऑल अपना इंटरव्यूज दे रहे हैं अनेक परीक्षाओं में, उनके लिए भी उपयोगी होगा। तो सर उतना राइट डिटेल राइट तो नहीं ले तो सकते। सर अगर ये अमिताभ जी से एक रिक्वेस्ट कर लीजिए कि अगर इनका कोई ऐसा हो तो हम उसको, मेरा तो वो क्लियर रिव्यू वो पब्लिश पेपर है, हम उसमें डाल देंगे वहां पे, और वो सिस्टम पे रहेगा, वो जो भी चाहेगा वो देख सकता है। हाँ सर, थैंक यू। ये बहुत पिछली बार भी सर ये लखनऊ में जो आपका दृष्टि आईएएस है, उसके जो जिनके पास फ्रेंचाइज है, वो उनसे मेरी कुछ बात हुई थी, तो वो चाह रहे थे आपसे मिलेंगे भी सर, वो डॉक्टर एलएम जोशी हाँ साहब बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो आप कहते सर, वो मेरे चाह बहुत रहे सारे थे सर। पब्लिकेशन, जी मेरे बहुत पब्लिकेशन से मैं दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, ये है ना? बहुत उपयोगी है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो आने वाले समय में जिनको आपकी इस नॉलेज का लाभ होगा। तो थैंक इसको यू सर। मैं आप अमिताभ उनसे जी से कोऑर्डिनेट रिक्वेस्ट करूंगा। कर दीजिएगा सर, मैं दे अच्छा, दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आज जल्दी में है सर आप, तो आप ज्यादा प्रश्न हम लोग नहीं पूछेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं, हम बहुत प्रसाद सर का तो आशीर्वाद लेकर ही जाएंगे, उनके बिना तो दिन संभव नहीं है। प्रसाद साहब, और एक शॉर्ट में इकोनॉमिस्ट हमारे ग्रेट ये जो हर्ष साहब है, उनका लास्ट में सभी के लिए धन्यवाद आज उनके मुंह से करवाएंगे, लेकिन तो आशीर्वाद प्रसाद जी से पहले आशीर्वाद कर लें। हर्ष साहब तो कभी कोई प्रश्न पूछते ही नहीं है। नहीं, वो पूछते, वो बहुत कम बोलते हैं। अच्छा, प्रसाद साहब का पहले आशीर्वाद ले लिया जाए, बहुत जरूरी है। हाँ प्रसाद साहब, आपका माइक म्यूट है, आपका माइक म्यूट है प्रसाद साहब। हाँ जी, हमारे लिए तो बस यही दो शब्द है कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप अपने उद्देश्य की पूर्ति में बिल्कुल सफल हो और आप तरक्की करते रहें। आपके जिज्ञासा के साथ जो ज्ञान और विज्ञान का अनुभव हम लोगों को हो रहा है, उसके लिए शब्दों का धन्यवाद सफिशिएंट नहीं है। बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी बातें ज्ञान की जानी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा, सरकार की बात। अब हर किसी आप एक शॉर्टकट कमेंट दे दे। आनंद जी, आपको कुछ बोलना है क्या? हाँ उमा शंकर सर, मैं बस दो शब्द आपको कहना चाहूंगा कि आपके प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट था वो बहुत ही उम्दा था, और डिलीवरी ऐसा था कि जैसे लग रहा था कि एक चीता अपनी आत्मकथा सुना रहा है। तो आपके कपड़ों को देख करके ऐसा फील हुआ कि जैसे चीता जो है वो मतलब बिल्कुल आपके अंदर प्रवेश करके अपनी कथा अपनी कह रहा है। तो बस मैं धन्यवाद इन शब्दों के लिए, और मैं सबों को सादर नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। अब चूंकि अमिताभ जी ने कहा है कि हर्ष साहब अंतिम वाक्य बोलेंगे, लेकिन वो अगर हो तो बोलेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सॉरी सर, मैं थोड़ा बाहर में था इसलिए जवाब नहीं दे पा रहा था। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर फॉर द प्रेजेंटेशन, इट वाज अमेजिंग। और जब भी आपका लेक्चर होता है तो मैं नोट पैड और पेन लेके बैठता हूँ, मेरे जो डाउट्स होते हैं वो रिजॉल्व होते जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करता। थैंक यू सर, थैंक यू। और उमेश सर, आप उसको दृष्टि आईएएस वाले को कह दीजिएगा, तो जो भी होगा मैं उनसे बात भी करके और सारे कंटेंट डाल दूंगा वो जहाँ भी। बिल्कुल सर, मैं डॉक्टर जोशी को आपका नंबर भी दूंगा, बात भी कराऊंगा। और आशीष जी, आप जो प्रश्न पूछते हैं वो पूरा लिख के हमको भेज दीजिए। जब आप कुछ खुद डायरेक्ट नहीं पूछ पाते तो आशीष जी का क्वेश्चन मैं उमा शंकर जी को पहुंचा दूंगा, और नेक्स्ट में या आपको पर्सनल कांटेक्ट करके वो आपको जवाब दे देंगे। और हम लोग फिर अगले सप्ताह एक नए उत्साह के साथ मिलेंगे,
गिरी जी आपने अनुभव कर लिया होगा कि किस तरह से हमारे ज्ञानी लोग किस तरह से हर आदमी में अपना ज्ञान ट्रांसफर कर देते हैं। यही ट्रेनिंग का उद्देश्य है और ऐसा ही ट्रेनिंग हम लोग कराते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हम लोग मास्टर ट्रेनर भी हैं। तो इस तरह से हम लोग हर सप्ताह मिलेंगे। अगले सप्ताह अमेरिका और स्विट्जरलैंड में बात हो रही है। ये दोनों आदमी यदि राजी हो जाए तो अगला 2 सप्ताह भी बहुत सुंदर होगा। इसी के साथ हम प्रसाद साहब को चरण स्पर्श करते हैं और बाकी सभी लोगों को प्रणाम। जोशी जी को प्रणाम, आशीष जी को नमस्कार, उमा शंकर जी को स्पेशल प्रणाम, आनंद जी को प्रणाम, विनय जी को प्रणाम, हर्ष जी को प्रणाम और मतलब आशीर्वाद भी कह सकते हैं। रणजीत श्रीवास्तव जी आए हैं, बहुत पहली बार आए हैं, उनको भी बहुत बहुत वेलकम। उनकी बात भी हम लोग सुनेंगे और हर सप्ताह आइए। जो नहीं आता है बहुत बड़े ज्ञान को मिस करता है। इतना सुंदर ज्ञान सत्संग और कहीं नहीं होता है। हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम 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 प्रणाम। क्या चीज निकाले? अच्छा